नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनय एकेडमी पे। हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो DSSB में पूछे गए और DSSB में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड का एक प्रकार है? कह रहा है संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड। उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट दो ऑप्शन और देखते, अगर ऑप्शन दिया होगा तो। ऑप्शन नहीं दिया है तो कौन सा है? दिया है केवल एक कह रहा है, एक एवं दो दोनों कह रहा है। एक एवं दो दोनों बोथ मतलब ना तो इसमें कह रहा है ना एक ना दो, केवल एक। बात करते हैं एक और दो दोनों हैं पारिस्थितिकी के लिए। देखिए हम बात करते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड तीन प्रकार के होते हैं। एक संख्या पिरामिड होता है, एक बायोमास पिरामिड होता है, एक ऊर्जा पिरामिड होता है। खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च पोषण स्तरों में प्रजातियों कल बायोमास तथा ऊर्जा की सुलभता एवं प्राप्यता में ह्रास होता है कि उनका आकार पिरामिड जैसा हो। संख्या पिरामिड तथा बायोमास पिरामिड सीधी तथा उस प्रकार के बनते हैं तथा ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनता है। ऊर्जा पिरामिड ऊष्मागतिकी के नियम के 10% का स्तर के ऊर्जा के स्थानांतर को दिखाया जाता है। पारिस्थितिकी पिरामिड को एल्टन ने 1972 में क्या किया था? बाद प्रदर्शित किया। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत निम्नलिखित में से किस प्रमुख वैज्ञानिक की अवधारणा है? बात करते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा है, समुद्र तल के प्रसार की अवधारणा है। केवल एक और दो मतलब दोनों है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को वैज्ञानिक अवधारणा के आधार पर महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना तथा सागर नितल प्रसरण संकल्पना द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। हैरी हैस के सागर तल प्रसरण सिद्धांत 1961 के बाद प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को प्रमुखता मिली तथा 1967 में मॉर्गन, मैकेंजी और पार्कर जैसे वैज्ञानिकों पूर्व के उपलब्ध विचारधारा को समन्वित कर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम उपयोग टूजो विल्सन ने किया। किसने किया? टूजो विल्सन ने किया था। पृथ्वी के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को निम्न वेग का क्षेत्र कहा जाता है? ऊपरी मेंटल को, निचली क्रस्ट को, किसको कहा जाता है? हम बात करते हैं ऊपरी मेंटल को, निचली क्रस्ट को, ऊपरी क्रस्ट को, आंतरिक क्रस्ट को, किसको कहा जाता है? तो बात करते हैं एक की, इसमें हमारा एक हो जाएगा ऊपरी मेंटल को कहा जाता है। ऊपरी मेंटल को आइए थोड़ा व्याख्या देखते हैं। ऊपरी मेंटल है क्या? पृथ्वी के ऊपरी मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में अगर बात करते हैं 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में भूकंपीय लहरों की गति मंद 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड पड़ जाती है, जिसे निम्न गति का मंडल कहा जाता है। इसे दुर्बल मंडल भी कहा जाता है। ऊपरी मेंटल और निचली क्रस्ट को मोह और संबद्धता द्वारा क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समुद्री जल के घनत्व को नियंत्रित नहीं करता है? तो वो क्षेत्र नहीं करता है, लवणता करती है, दबाव करता है, तापमान करता है। हम बात करते हैं समुद्री घनत्व का। समुद्री जल के घनत्व को तापमान, दबाव और लवणता द्वारा नियंत्रित किया जाता है, न कि क्षेत्र द्वारा। तापमान सागरीय जल के घनत्व का महत्वपूर्ण नियंत्रक कारक है। तापमान और घनत्व एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, क्योंकि तापमान घटने पर घनत्व बढ़ जाता है तथा तापमान अधिक होने पर घनत्व कम हो जाता है। दबाव और लवणता का घनत्व के साथ सीधा संबंध होता है, जिसके बढ़ने पर यह बढ़ता है, घटने पर घट जाता है। महासागरीय जल का औसत घनत्व 1.0278 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब 4 डिग्री होता है। इटली में फासीवादी तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बात करते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से पहले राज्य की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक सुरक्षा कानून लागू किया गया था। दूसरा बात करते हैं जर्मनी की तुलना में सैन्य उत्पादन में निवेश बहुत अधिक है। तीसरी बात करते हैं यहूदियों का उत्पीड़न फासीवाद की दमनकारी विशेषता नहीं है, केवल एक सही है। फासीवादी एक राज्य के तानाशाह द्वारा अधिनायकवादी शासन है और इसकी कुछ मानक विशेषताएं हैं। इटली के संदर्भ में जैसे राज्य के हित के ऊपर कुछ भी नहीं है। सार्वजनिक सुरक्षा कानूनों को इसलिए राज्य के हित में लागू किया गया था चूँकि तानाशाह न लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के खिलाफ उचित समझा, जो कि उदार लोकतंत्र का अभ्यास करने वाले देशों में एक प्रमुख विशेषता है। जर्मनी में सैन्य उत्पादन इटली की तुलना में अधिक था। यहूदियों का उत्पीड़न फांसीवाद की दमनकारी क्या थी? विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
हम बात करते हैं 16 से संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक रूप से गठन किस वर्ष किया गया था। संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक रूप से गठन 1945 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र 1945 में स्थापित एक क्या था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता 51 सदस्य देशों से बढ़कर वर्तमान में 193 हो गई। संयुक्त राष्ट्र का नाम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट द्वारा किया गया था। अगला बात करते हैं, चार्ल्स फूरियर और सेंट साइमन के वास्तविक अग्रदूत थे। किसके थे, समाजवाद के थे कि कैपिटलिज्म पूंजीवाद के थे कि सामंतवाद के थे, फासिस्टवाद के थे, किसके थे, समाजवाद के थे। अगली बात करते हैं, चार्ल्स फूरियर एक फ्रांसीसी सिद्धांतकार थे जिन्होंने फूरियरवाद के रूप में जानी जाने वाली प्रणाली की वकालत की। सेंट साइमन समाजवाद के संस्थापकों में से एक थे। चार्ल्स फूरियर और सेंट साइमन समाजवाद के वास्तविक अग्रदूत थे। यूटोपियन समाजवाद वह शब्द है जिसका इस्तेमाल पहले आधुनिक समाजवाद का वर्णन करने के लिए किया जाता था। स्वप्नदर्शी समाजवादियों में सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर और रॉबर्ट ओवन के विचार उल्लेखनीय हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अक्षांश के समानांतर के संबंध में सही है। अक्षांश की सभी समांतर रेखाएं पूरब पश्चिम की ओर चलती हैं। अक्षांश के समानांतर पृथ्वी की सतह पर छोटे वृत्त होते हैं। उन्हें 0 डिग्री से 180 डिग्री मापा जाता है। सी 1 और 2 दोनों सही हैं। सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। यह विषुवत वृत्त के उत्तर तथा दक्षिण में स्थित किसी बिंदु को कोणीय दूरी से डिग्री, मिनट तथा सेकंड में व्यक्त करता है, जो पृथ्वी की सतह पर 0 से 90 डिग्री अक्षांश की ओर क्रमशः छोटे वृत्त बनाता है। अक्षांश रेखा 0 से 90 डिग्री अक्षांश उत्तरी तथा दक्षिणी रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 किसी पदार्थ के द्रव्यमान के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है। वो उसे संवहन कहते हैं, इसे कन्वेक्शन कहते हैं। पदार्थों के द्रव्यमान के संचलन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में ऊष्मा के स्थानांतरण की क्रिया को संवहन कहा जाता है। संवहन की प्रक्रिया सामान्यतः तरल पदार्थ गैसों से ही प्रभावित हो सकती है। सौरिक विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करने के बाद धरातल गर्म होने लगता है, जिस कारण उसके संपर्क में आने वाली वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तथा फैलकर हल्की हो जाती है। इसके विपरीत ऊपर स्थित वायु अपेक्षाकृत ठंडी होने के कारण HP से LP की ओर भारी होने से नीचे उतरती है तथा सिकुड़ कर भारी होती है और धरातलीय तापमान से गर्म होती है, जो पुनः हल्की होकर ऊपर उठती है। इस तरह संवहन संचरण होता है और ऊष्मा का स्थानांतरण होते रहने में वायुमंडल ऊंचाई तक गर्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। लाभ के स्रोत के रूप में निजी संपत्ति के खिलाफ कौन था। समाजवादी थे, व्यवसायी थे, तो कौन थे, केवल एक का जिक्र कर रहे हैं, मतलब समाजवादी ही थे। बात करते हैं, समाजवादी एक सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत है जो संपत्ति और प्राकृतिक संसाधनों को निजी स्वामित्व के बजाय सार्वजनिक स्वामित्व पर जोर देता है। समाजवादी लाभ के स्रोत के रूप में निजी संपत्ति के खिलाफ थे। समाजवाद के अनुसार कोई भी लाभ सभी को समान रूप दिए जाएं। मित्रों, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्न थे। यदि आप वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।